अशोच्यानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नान शोचन्ति पंडिता। श्री नारायण ने नर से कहा कि हे पार्थ, बुद्धिमान जन न तो उसका शोक करते हैं जो बीत गया और ना ही उसका जो आने वाला है। हाँ, हमें हमारे बीते हुए कल से सबक लेना चाहिए, डेटा एक्यूमुलेट करना चाहिए, जिससे हम अपने फ्यूचर के लिए कुछ बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि के लिए कि आने वाले 6 महीने कैसे निकलने वाले हैं और जो कुछ हम बीते 6 महीने में कर रहे हैं कैसे कैसे हमने निकाले हैं, आने वाले 6 महीनों के लिए हम कैसे उसको यूज़ करके कुछ बेहतर रिजल्ट्स ला सकते हैं। यही हमारी चर्चा का विषय है और हम गोचर के माध्यम से ये समझेंगे कि हमारे कर्मों को ग्रहों का कितना सपोर्ट मिलता हुआ दिखता है। तो आने वाले 6 महीने का मतलब जुलाई से लेकर के दिसंबर 2026, राइट। अगर मैं इवेंट्स की बात करूं, शुरुआत की बात करूं, तो जुलाई के फर्स्ट वीक में ही शुक्र और बुध का गोचर होगा 5 और 7 जुलाई को, ठीक है। अगर मैं डेट्स की बात करूं तो शुक्र सिंह राशि में जाएगा, यानी कि शुक्र जो है आपके सिंह राशि कर्म स्थान में जाएगा। कर्म स्थान में शुक्र का जाना, कर्म स्थान में 12वें घर का जाना, कर्म स्थान में 7वें घर का जाना, बिजनेस पार्टनरशिप, आपके व्यय वाले भाव का स्वामी शुक्र 12वें घर में उच्च का हो जाता है, ठीक है। तो 12वें घर का स्वामी कर्म में आता है, तो काम कारोबार को लेकर के खर्चे, इन्वेस्टमेंट, विदेश का लाभ, इसके योग तो ये बनाता है, ठीक है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। क्या यहाँ पर हम सिर्फ लाभ ही लाभ देखने वाले हैं शुक्र का? ऐसा नहीं है। पहली बात तो सिंह राशि में शुक्र जो है वो शत्रुवत बिहेव करता है। सूर्य की राशियों में शुक्र और शुक्र की राशियों में सूर्य, ये दोनों शत्रुवत बिहेव करते हैं नैसर्गिक रूप से। तो शत्रु राशि में जब शुक्र आएगा, आपके लिए कुछ भावों को के लिए तो अच्छा है, आपके लीगल लिटिगेशन, हॉस्पिटल वाले भाव का के लिए अच्छा है, झगड़े इत्यादि वाले भाव के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए, वैवाहिक संबंधों के लिए, विवाह के बाद काम कारोबार के लिए भी ये अच्छा है। नेगेटिव ये है, जो शुक्र है वो जीवन में इस चराचर जगत का जो एक तरल पदार्थ है ना, वो शुक्र है। यानी कि वो तरल जो हर एक वस्तु को जोड़ने में काम आता है। आपके रिश्तों में जो सौम्यता हम देखते हैं, आपके संबंधों के साथ जो सौम्यता हम देखते हैं, आपके आचार विचार व्यवहार में जो सौम्यता देखते हैं, आपके जीवन के नज़रिए में जो सौम्यता देखते हैं, वो शुक्र है। ये शुक्र केतु के साथ रहेगा, ठीक है। केतु एक नीरस ग्रह है, ये कट करता है उस हर एक वस्तु से जहां आपको मोह उत्पन्न हो जाए। शुक्र मोह का कारक भी है, क्योंकि शुक्र अपने आप में ही सुख है और सुख मतलब मोह ही सुख है, ठीक है। हमें सुख मिलता है बिकॉज हमें लगता है कि अच्छा लग रहा है। अगर डिटैच हो जाए तो मोह खत्म, सुख खत्म हो जाता है। फिर आप सुख न सुखो न दुखम न पुण्यम न पापम, ये स्थिति पहुंच जाती है। तो केतु के साथ शुक्र की स्थिति जो आपकी रहने वाली है, वो संबंधों के लिए, वैवाहिक संबंधों के लिए, पार्टनरशिप्स के लिए, जो संबंध है, मैं आपको पहले बता रहा था कि लाभ है, लेकिन जो संबंध है उसमें बड़े पॉजिटिविटी हम नहीं देखेंगे। हालांकि बिजनेस एंड पार्टनरशिप के लाभ अभी भी एज इट इज ही हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो संबंधों को लेकर के शुक्र केतु की युति बहुत ठीक नहीं मानी जाएगी, इस एक चीज़ को समझना पड़ेगा। विदेश का संबंध आपके काम कारोबार से बनता दिखता है, ये भी पॉजिटिव है। जो लोग विदेशी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, बाहर रुकना चाहते हैं, बाहर रहना चाहते हैं, उनके लिए एक ठीक समय बनता दिखेगा। सेम टाइम पे ये राहु भी शुक्र को देख रहा होगा, तो आपकी भोग भावनाओं में वृद्धि भी करने के योग हैं। घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट, बिकॉज 4th हाउस में राहु बैठा हुआ है, शुक्र को देख रहा है, शुक्र राहु को देख रहा है। तो चौथे घर संबंधित काम कारोबार जो भी कुछ चलता है, जिसमें घर, गाड़ी, पैसा, सुख समृद्धि के साधन, और 12वें घर का मतलब खर्चे होना, इन सब पे खर्चे होने के योग ये बनाएगा जुलाई के फर्स्ट वीक में ही। अगले डेट है 7 जुलाई को, हम देखेंगे कि बुध महाराज जो हैं वो मिथुन राशि में गोचर कर रहे होंगे। मिथुन राशि अपनी राशि है बुध की, अष्टम भाव में है, और अष्टम में बैठ के आपके धन वाले भाव को, वाणी वाले भाव को, ईएनटी वाले भाव को, परिवार वाले भाव को, कम्युनिकेशंस को ये देखता है, ठीक है।
अब बुध आपके अष्टम में आएगा तो जो लोग रिसर्च ऑकल्ट फिलॉसफी को लेकर कुछ थेसिस लिख रहे हैं या कुछ बेहतर रिसर्च कर रहे हैं, डेटा एक्यूमुलेट कर रहे हैं, उनके लिए ठीक समय है। कम्युनिकेशन के लिए भी ठीक समय है। बुध महाराज आपके लाभेश होते हैं और लाभेश अगर अष्टम में आ जाए तो ये समय आपके स्टॉक्स को लेके, आपके इन्वेस्टमेंट को लेके, आपके जुआ इत्यादि को लेके, मेरे कहने का मतलब आपको इन सब में नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो लोग एथिकली इसमें काम कर रहे हैं, सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहे हैं, ये तुक्का नहीं मार रहे हैं, उनके लिए ये बुध का अष्टम में होना, लाभेश का अष्टम में होना सडन गेन्स के चांसेस देता है, जिसको हम लॉटरी भी कहते हैं, उसके चांस ये देता है। ठीक है, जुलाई के महीने की हम बात कर रहे हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो 27 जुलाई को शनि महाराज वक्री हो जाएंगे। शनि बैठे हैं पंचम भावस्थ होकर के। अब पांचवें घर का शनि जो आपके संतान, शिक्षा, प्रेम को ऑलरेडी अपने ग्रिप में ले चुका है, आपका तृतीयेश और चतुर्थेश होकर के पंचमेश और पंचम भाव में बैठा हुआ है। पंचम भाव का स्वामी वर्तमान समय में उच्च का हो बैठा हुआ है और गुरु शनि को देख रहा है। ठीक है, ये समय तो ठीक है, लेकिन जब शनि 27 जुलाई को वक्री हो जाएगा, अब वक्रत्व तो आपको पहले से पता है कि वक्री ग्रह एक्स्ट्रा एफर्ट दिलवाता है। जो लोग छात्र जीवन में हैं, स्टडी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए थोड़े से एक्स्ट्रा फ्रिक्शन ये बढ़ाने वाला है ये सैटर्न। ठीक है, मेहनत कराने वाला है ये सैटर्न। लेकिन ये शनि का इम्पैक्ट आपके लाभ वाले भाव से भी है, इसलिए एक चीज़ ज़रूर समझिएगा कि जो शनि का बेसिक पैरामीटर है, रूटीन्स, रिचुअल्स, हार्डवर्क, पेशेंस, जो इसमें आ गया, जो इसने इसको कर लिया, उसको लाभ का संकेत, लाभ का संबंध भी है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी, शिक्षा में भी, उच्च शिक्षा में भी, विदेश की शिक्षा में भी जो लोग मेहनत से, लगन से डिसिप्लिन मेंटेन कर ले गए, शनि व्यवधान नहीं खड़े करेगा, ये बात आपको समझ लेना चाहिए। ठीक है, शनि का इम्पैक्ट आपके शादी वाले भाव पर है। शनि वक्री होकर के आपके शादी वाले भाव को देखेगा। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, करना चाहते हैं, थोड़ा सा विलंब देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज़ कि विवाहिक संबंधों में भी जिनका पहले से विवाहित लोग हैं, उनको भी यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलें देखने को मिल सकती हैं। वैचारिक मतभेद यहाँ देखने को मिल सकते हैं। व्यर्थ का कलह, मानसिक मतभेद यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। मित्रों, आपकी ही तरह मैं भी वृश्चिक राशि का ही जातक हूँ और चंद्र राशि मेरी भी वृश्चिक ही है। तो शनि का इम्पैक्ट वृश्चिक राशि पे हमेशा से रहा है और बहुत अच्छा नहीं रहा है। राइट, हमें वृश्चिक राशि के जातकों को कोई भी चीज़ आसानी से मिलती है नहीं। भाग्य का स्वामी चंद्रमा नीच का हो जाता है, क्योंकि भाग्य का स्वामी चंद्रमा होता है, वो नीच का रहता है वृश्चिक राशि में, इसीलिए ये समस्याएं थोड़ी होती हैं आपको, मुझे भी और आपको भी। ठीक है, तो एक चीज़ समझिएगा, शनि आज आपको हार्डवर्क करने को बोल रहे हैं, सिर्फ आज की बात नहीं है। शनि वक्री 27 जुलाई को हो रही है, सिर्फ आज की बात नहीं है। आपको जीवन भर कठिन परिश्रम करके ही सब कुछ मिला है और सब कुछ मिलेगा। कष्ट आपको मिले हैं, कष्ट आपको मिलेंगे, और इन कष्टों के मध्य से ही गुजरना ही वृश्चिक राशि का काम है। ठीक है, अनियमित और अनिश्चितताओं के बीच जीवन, 8वीं राशि होती है ना वृश्चिक, जहाँ पे अनसर्टेनिटी बनी रहती है, कब क्या हो कुछ नहीं पता। इसलिए एक चीज़ पकड़ लीजिए, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मज्यायो है कर्मण। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। शनि का इम्पैक्ट यहाँ के अलावा आपके इनकम पे, और इनकम के बाद आपके फिर ये धन वाले भाव को भी देखेगा, 7, 8, 9, 10। शनि का वक्रत्व होने के बाद आपकी वाणी को देखना, तो आपको कम्युनिकेशंस की प्रॉब्लम भी थोड़ी हो सकती है। ठीक है, यानी कि साफ साफ बोलना, झगड़े करना दुर्मुख योग का निर्माण करेगा मोटा मोटा ये। और दुर्मुख योग का मतलब आपके मुख से कुछ ऐसी चीज़ें निकलेंगी जो सामने वाले को बहुत पसंद नहीं आए, इसलिए चुपचाप रहना ठीक रहेगा ऐसे समय पे। जब बहुत आवश्यक हो तब बोलिएगा। और आगे बढ़ें तो अगस्त में, पहले ही वीक में 3 अगस्त को मंगल मिथुन में आ रहे हैं। आपके राशि के स्वामी अष्टम में आएंगे। ठीक है, राशि के स्वामी के साथ साथ 6th हाउस का लॉर्ड अष्टम में आएगा। छठे घर का मालिक 8वें में, 8वें घर का मालिक 6ठे में, इस तरह का परिवर्तन योग बन रहा हो तो अच्छा ही समझिएगा। ठीक है, 8वां घर मृत्यु का भाव है और जीवन का भाव भी है, उम्र का भाव भी है। यहाँ पर आपके बड़े सारे इमोशंस मर जाते हैं। वृश्चिक राशि के जीवन में होता ही ऐसा है कि बड़ी सारी चीज़ें हमारी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं। हम चाहते 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 जीवन आगे निकल जाता है और कुछ चीज़ें, कुछ कसक पीछे रह ही जाती है। अष्टम भाव मृत्यु भाव इसीलिए होता है। आपका लॉर्ड, राशि का स्वामी अष्टम में आएगा,
राशि का स्वामी जहाँ जाता है वहाँ को लेकर के पॉजिटिविटी क्रिएट करने का पूरा प्रयास करता है, ठीक है। फर्स्ट हाउस लॉर्ड अष्टम में आएगा, सिक्स्थ हाउस लॉर्ड अष्टम में आएगा, यहाँ से 1 2 3 4 इनकम को देखेगा। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड को इनकम को देखना अच्छा मानिएगा। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड धन को देखेगा, धन को भी अच्छा मानिएगा। एंड फर्स्ट हाउस का लॉर्ड पुरुषार्थ पराक्रम को भी देखेगा। मंगल पुरुषार्थ पराक्रम का कारक है, इसलिए पुरुषार्थ पराक्रम को भी बेहतर ही समझिएगा। अष्टम में बैठ के पैतृक संपत्ति, ससुराल पक्ष इत्यादि को लेकर के थोड़ी संभावनाएं बड़ी ठीक नहीं करेगा, ठीक है। विवाद के योग ये बनाता है। और खष्टेश होकर के यानी रोग रिपूर्ण वाले भाव का स्वामी अष्टम में चला गया है, तो जीवन में कुछ समस्याएं आपको रोग रिपूर्ण की भी हो सकती हैं या होंगी। और ये रोग रिपूर्ण बहुत लंबा नहीं चलेगा, बिकॉज ये अष्टम में जा रहा है। तो 6 और 8 का जो कॉम्बिनेशन है, ये पहले गड्ढे में गिराता है फिर निकाल देता है, तो ये बहुत लंबा परेशानी आपको नहीं करेगा। और लीगल लिटिगेशन मामलों को लेकर, झगड़ों को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर यहाँ लाभ के योग भी बनाएगा। यानी इसका मृत्यु है ना, रोग रिपूर्ण की मृत्यु, अच्छी बात है ना। हमारे दुश्मन कमज़ोर हो जाए, हमारा कर्जा कम हो जाए, अच्छी बात है। तो ये अच्छा योग ही समझिएगा मंगल का मिथुन में जाना। और मंगल के मिथुन में जाने के बाद अब इसके बाद अगला गोचर जो होगा 3 सितंबर को शुक्र तुला में जाएगा, आपके 12वें घर में। पहली बात तो 12वें घर में शुक्र उच्च का होता है। दूसरी चीज़ कि शुक्र अपनी ही राशि में है। शुक्र आपके लिए क्या है? शुक्र आपके लिए बिजनेस का, विवाह का कारक है, ठीक है। 7th हाउस का लॉर्ड है और नैसर्गिक रूप से सुख समृद्धि भोग विलास का कारक है। 12वां घर आपका बेडरूम भी है, आपकी नींद भी है। 12वें घर का स्वामी 12वें घर में अपनी राशि में, और 12वां घर उसका अपना घर भी है, उच्च का हो जाता है। तो ये समझिएगा कि शुक्र कंफर्टेबल हुआ तो घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट, सुख समृद्धि के साधन क्रिएट करना शुरू कर देगा, बिकॉज इसको सामान्य जनजीवन पसंद ही नहीं है। शुक्र सब कुछ ठीक करने का प्रयास करता है। अगर आपके पास एक पेन है तो इसमें कैप लगा देगा, अच्छा सा पेन, अच्छा डिज़ाइन करा देगा। कहने का मतलब जीवन का सौंदर्य ये शुक्र है, ठीक है। तो इस समय पर आपके वैवाहिक संबंधों को लेकर के एक अच्छा योग बनता दिखता है। पार्टनरशिप का भी अच्छा योग बनता दिखता है। आपके सुख समृद्धि का भी अच्छा योग बनता दिखता है। आपको थोड़ा सा अपने रोग रिपूर्ण को लेकर सावधान रहना चाहिए। शुक्र संबंधित रोग, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री, यहाँ पर कुछ फेमिनिन एंड मैस्कुलिन जो पर्सनल या गुप्त रोग कह लेते हैं, इस तरह के योग यहाँ बन जाते हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखना है। और स्वास्थ्य के अतिरिक्त आपके बिजनेस पार्टनरशिप अगर कहीं विदेश का संबंध बन जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। वैवाहिक संबंधों में भी आपके लिए देखा जाए तो थोड़े से ना, जो लोगों का पहले से ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, सेपरेशन की बात चल रही हो, यहाँ पे लीगल लिटिगेशन मामलों से गुजरना भी पड़ सकता है, ठीक है। दशा कैसी चल रही है काफ़ी हद तक उस पर डिसाइड हो जाएगा। और आगे अगर हम बढ़ें तो अगला गोचर जो होगा वो शुक्र के बाद 7 सितंबर को होगा, वो होगा बुध का कन्या में। मित्रों, बुध अपनी राशि कन्या राशि में उच्च का हो जाता है, ठीक है। बुध आपके लिए अष्टमेश भी हैं और लाभेश भी हैं। स्टॉक्स, लॉटरी और ट्रेडिंग इत्यादि के लिए ये समय काफ़ी ठीक दिखता है। समय और महीना है सितंबर, ठीक है। 7 सितंबर को बुध का यहाँ पे गोचर होना, लाभ वाले भाव पे गोचर होना, ये कमाल का फेज, आपकी कामनाओं की पूर्ति होना, इनकम की वृद्धि होना, इस तरह के योग ये बुध बनाएगा सितंबर में। इसी महीने में ही सितंबर में ही मंगल कर्क राशि में जाएगा। 19 सितंबर को मंगल कर्क राशि में। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि मंगल यानी आपके राशि के स्वामी का भाग्य वाले भाव में जाना एक शुभ संयोग है, पहली बात। दूसरी चीज़ क्या है कि मंगल यहाँ नीच का हो जाता है कर्क राशि में, लेकिन यहाँ उच्च का गुरु पहले से बैठा है 31 अक्टूबर तक, ठीक है। तो उच्च का गुरु और नीच का मंगल नीचभंग हुआ, और नीचभंग होना अपने आप में आपके राशि के स्वामी के साथ हो रहा है, ये एक अच्छा संयोग समझिएगा। आपके भाग्य को लेके, ट्रैवल को लेके, धार्मिक यात्राओं को लेके, चैरिटी को लेके यहाँ पर अच्छे संयोग बनते दिखते हैं। आपके स्पिरिचुअलिटी को लेकर अच्छे संयोग बनते दिखते हैं। गुरु का इम्पैक्ट आपके फर्स्ट हाउस पे भी है, मंगल की राशि पे भी है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा कमाल का इवेंट होता दिखता है। मंगल यहाँ से 1 2 3 4 आपको 12th हाउस देखेगा। इन्वेस्टमेंट, ज़मीन जायदाद को लेके, खासकर रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट अच्छे योग बनाता है। हाँ, एक बात को ध्यान रखना होगा कि वाहन सावधानी से चलाना है, बिकॉज यात्रा वाले भाव का संबंध आपके
व्यय वाले भाव से, हॉस्पिटल वाले भाव से बनता दिख रहा है। सावधानी पूर्वक ही चलना होगा। अगर दशा में कहीं से भी मारक ग्रह की दशा चल रही है तो विशेषकर आप सावधान हो जाइएगा, ठीक है। आगे आने वाले टाइम पे देखेंगे हम कि मंगल का यहाँ से आपके पुरुषार्थ पराक्रम पर भी इम्पैक्ट है, जो कि अपने आप में बहुत शुभ संयोग है। थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो 19 सितंबर के बाद 1 नवंबर यानी 31 अक्टूबर को ही गुरु महाराज का गोचर आपके कर्म क्षेत्र में हो जाएगा। गुरु महाराज देखा जाए केतु के साथ वैराग्य योग बनाएंगे, संन्यास योग बनाएंगे, कि केतु और गुरु दोनों एक ही रिजीम के हैं, ठीक है। तो ये गुरु जो है आपके लिए आपके धन वाले भाव का स्वामी कर्म वाले स्थान में आएगा, एक पॉजिटिविटी। आपके पंचमेश जो है संतान, शिक्षा, प्रेम और मानसिक मेहनत वाले भाव का स्वामी, ऑनलाइन मेहनत वाले भाव का स्वामी, क्रिएटिविटी का स्वामी कर्म वाले स्थान में जाएगा। तो इनका संबंध करियर से बनता तो दिखता है। सेम टाइम पे एक चीज़ और देखने वाली बात है, केतु के साथ बनता दिखता है, और केतु जो है परिवर्तन कारक ग्रह है। तो धन परिवार संबंधी चीज़ों में हम यहाँ दूरियां भी देखने वाले हैं, ठीक है। यानी कि आपके वाणी के कारण आपके परिवार में कुछ ना कुछ मानसिक कलह या मतभेद हो सकते हैं, इसकी संभावनाएं बनती हैं। दूरियां भी दिखती हैं, ट्रैवल भी दिखता है, और संतान, शिक्षा, प्रेम में भी यानी शिक्षा में भी आपका मन भटकता हुआ दिखता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ चाहिए नहीं। मन में एक भाव आ सकता है कि अब कछुनाथ न चाहिए मोहे, ठीक है। तो वैराग्य वाला भाव तो आ सकता है, आपकी स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर पीक जा सकती है। लेकिन एक बात समझना होगा, हम वृश्चिक राशि के जातक हैं, ठीक है। तो हमें तो बिना मेहनत से कुछ मिलने वाला है नहीं, राइट। इसलिए हमें भले ही मन हो नहीं हो, हमें काम करना है और काम कारोबार पर ध्यान ज़रूर रखना है, बिकॉज केतु भी आपको दिसंबर तक काम में मन नहीं लगने दे रहा है। और आगे अगर हम बढ़ें, यहाँ से जो गुरु महाराज आपके धन वाले भाव को देख रहे होंगे, ये एक शुभ संयोग है। अपनी राशि को देख रहे होंगे, ये एक शुभ संयोग है। आपके आर्थिक मामलों में वृद्धि के योग बनते हैं। और ये गुरु महाराज आपके 4th हाउस को भी देख रहे होंगे, तो घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट वाले भाव को देख रहे हैं, यहाँ पर भी वृद्धि के योग बनते हैं। पैसे व्यय वाले भाव के संबंध पहले ही बन चुके हैं, और ये गुरु का इम्पैक्ट फिर आपके 6th हाउस भी बनता है। नौकरी में परिवर्तन और नौकरी में एक्सपेंशन के योग तो हैं। नेगेटिविटी ये है कि यहाँ पर आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, लीवर का, वेट का, डायबिटीज़ का, आलस का ज़रूर ध्यान रखना होगा, बिकॉज गुरु इन सब का कारक है। इसी महीने में 13 नवंबर को गुरु के साथ साथ मंगल भी चेज करता हुआ सिंह में पहुंचेगा 13 नवंबर को, ठीक है। यानी कि गुरु के 12 दिन बाद। तो मंगल इस भाव में ना 10th हाउस में मंगल कुल दीपक योग बनाता है। कोई भी पाप ग्रह जनरली अगर आपके कर्म स्थान में आ जाए तो अच्छा रिजल्ट देता है। मंगल भी यहाँ पर आ जाएगा तो अच्छा रिजल्ट ही देगा। 1st हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में, कर्म, काम, कारोबार को लेके, करियर को लेके अच्छे संयोग। 6 नौकरी वाले भाव का स्वामी भी कर्म वाले स्थान में। तो यहाँ पर जो लोग खासकर टेक्निकल चीज़ों में हैं, रियल स्टेट में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, व्हीकल्स में हैं, ठीक है, उनके लिए ये ठीक संयोग बनता हुआ दिखता है, ठीक है। आने वाले टाइम पे और थोड़ा सा आगे बढ़ के देखें तो दिसंबर में ही राहु केतु का गोचर भी होगा 1st वीक में, और गुरु महाराज भी वक्री होना शुरू हो जाएंगे, और अगले साल तक आते आते फिर से आपके भाग्य वाले भाव में आ जाएंगे। वक्री ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट देते नहीं हैं जनरली, कुंडली में अगर ठीक स्थिति में है तो राहु केतु का ट्रांजिट, राहु एक घर पीछे और केतु भी एक घर पीछे, ठीक है। तो आपके 3rd हाउस और 9th हाउस का ट्रांजिट फिर से इनका राहु केतु का हो जाएगा दिसंबर के 1st वीक में ही, और राहु यहाँ बैठ के आपके लाभ वाले भाव को देख रहा होगा, जिसका वो कारक बन जाता है। तो आने वाले समय पर राहु केतु का ट्रांजिट के बारे में हम आराम से चर्चा करेंगे, बिकॉज एक लंबी वीडियो बनेगी, इस पर एक बड़ा गोचर है। लेकिन फिर भी ये समझिएगा कि राहु यहाँ शनि की राशि बैठ के आपके लिए आपके इनकम वाले भाव को देखना राहु का बुरा नहीं है, ठीक है। ये भी एक अच्छा संयोग ही समझिएगा। तो मित्रों, ये तो हो गया कि क्या क्या ग्रह क्या क्या चीज़ें आपके साथ आने वाले 6 महीनों में करवा रहे हैं। अब करना कैसे है? देखिए, नीच का चंद्रमा, मानसिक मतभेद क्रिएट करना, खुद के साथ ही कॉन्फ्लिक्ट करना, करूं कि नहीं करूं, नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, ये सब आपको हमेशा रहने वाला है। लेकिन ये सोल्यूशन नहीं हुआ ना, मैं ऐसा ही हूँ, इससे क्या हो गया? बात ये है, काम तो करना पड़ेगा। हमें इवेंट्स पता है कब क्या कब ज़्यादा मेहनत करवाना है, शनि कितना मेहनत कराने वाला हमें पता है। अब मेहनत करने के लिए, मेहनत करवाने का इवेंट क्रिएट हो रहा है तो मेहनत करना तो पड़ेगा, करता तो आप ही हो, है ना।
तो अब क्या करना पड़ेगा, कैसे होगा, मन तो नहीं करेगा काम करने का, शनि का वक्र तो काम नहीं करने देगा आपको, ठीक है। आपके आचार विचार व्यवहार पर उसका इम्पैक्ट है, आपकी वाणी पे भी है, काम भी खराब करेगा। इसलिए बेहद ज़रूरी है काम करते रहना है। कई बार क्या होता है ना कि आप योग्य हैं या आप अयोग्य हैं, ये दोनों बातें अपनी जगह हैं। अगर आप उस रेस में बने हुए हैं ना तो आपको गिफ्ट मिल जाता है, ठीक है। तो रेस में बने रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्या करना है, अपने नीच के चंद्रमा को ठीक करना है। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायते। चंद्रमा मन का कारक है, मन मतलब ब्रेन। ब्रेन कैसे ठीक करना है, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन और ब्लड। ऑक्सीजन कैसे देना है, डीप ब्रीदिंग करते रहिए, बहुत सिंपल है। सिंपल, इनहेल किया, होल्ड किया और रिलीज कर दिया, डीप ब्रीदिंग हो गई। और ब्लड कैसे देंगे, जिस तरह से आपकी फिजिक हो, अलग अलग तरीके से आप कोई योगासन चूज कर लीजिए। जो मैं चूज करता हूँ या जो बहुत रिकमेंडेड है वो है शीर्षासन, उल्टे खड़े होने का, ठीक है। इससे आपका ब्लड फ्लो काफ़ी बेहतर होता है। ये दो तरीकों से आप चंद्रमा को काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। चंद्रमा चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर अष्टकम का पाठ भी किया करिए। भगवान शंकर को रोज बिना जल ग्रहण किए जल अर्पित किया करिए, ठीक है। रात को चांदनी में जैसे ही चांद ऊपर आ जाए आप थोड़ा सा चांदनी अपने बॉडी पे एब्जॉर्ब करने का भी ट्राई करिए। रात को सफ़ेद चीज़ें एज इट इज़ यूज़ करने से अवॉइड करिए, जैसे कि दूध हो गया, दही हो गया, चीनी हो गया, नमक हो गया, इसको एज इट इज़ कंज्यूम करने से अवॉइड करिएगा। मतलब अगर आपको नमक खाना है तो सिर्फ नमक खाइए, टेक्सचर चेंज कर लीजिए। अगर आपको दूध पीना है तो सिर्फ दूध मत पीजिए, टेक्सचर चेंज कर लीजिए, जैसे हल्दी आपने डाल लिया, राइट। दही खाना है तो दही मत खाइए ऐसे, या मैं तो कहूँगा कि आपको सूर्यास्त के बाद दही खाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और उससे पहले ही खाइए, लेकिन अगर खाना भी पड़े तो टेक्सचर चेंज कर लीजिए, उसको प्योर दही मत खाइएगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ कर लीजिए। दूसरी चीज़, आपके राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल पुरुषार्थ पराक्रम के देवता हैं, योद्धा हैं। ग्रहों का सेनापति मंगल और देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय। तो भगवान शंकर के पूरे परिवार, नंदी, गणेश, कार्तिकेय, माता और बाबा, इनकी आराधना नियमित रूप से करते रहिए। बुधवार के दिन गणपति की आराधना करने से आपके राहु केतु भी काफ़ी हद तक ठीक होंगे और बुध भी ठीक होंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, हनुमान जी की आराधना ज़रूर करते रहिए। पुरुषार्थ पराक्रम पे ध्यान देते रहिए। फिजिकल फिटनेस बेहद ज़रूरी है आपके लिए। वृश्चिक राशि के जातक हैं, अगर आपसे ग्रह काम कराना चाहता है, क्योंकि योद्धा है आपका ग्रह, तो फिर आपको भी योद्धा बनाएगा। और एक बहुत जो फिट लोग नहीं हैं वो युद्ध नहीं कर पाएंगे। युद्ध करने के लिए आपका फिट होना बहुत ज़रूरी है, मेंटली और फिजिकली भी। तो युद्ध पे ध्यान दीजिए और युद्ध के लिए पुरुषार्थ लेकर के आइए, ठीक है। और ये जुपिटर की अगर हम बात करें, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये ठीक संयोग बना करे, धन को लेके, भाग्य को लेके, कर्म को लेके, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करते रहिए। किसी गरीब वृद्ध ब्राह्मण को थर्सडे को चैरिटी भी करते रहिए, ठीक है। इतने उपाय ज़रूर करिए। शनि के लिए बड़ा ज़रूरी है, शनि का वक्रत्व का परेशान करे, शनि का दान कर दीजिए। गरीबों के लिए, बेजुबानों के लिए, अनाथ आश्रम में जो भी बन पाए उतनी चैरिटी कर दीजिए। किसी का मेडिकल बिल जमा कर दीजिए, किसी के खाने पीने की व्यवस्था कर दीजिए, किसी के काली वस्तुएं, छाता, चप्पल दान कर दीजिए। तो ये सारे उपाय करके आप अपने ग्रहों को अपने काफ़ी हद तक अलाइन कर सकते हैं। एक बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर से कह दूँ, सिर्फ उपाय करने से भाग्य नहीं बदलेगा, क्षमा करिएगा। अगर उपाय करने से भाग्य बदलता तो श्री कृष्ण कभी भी कर्म योग का हमें भागवत गीता में प्रवचन नहीं दे रहे होते, ठीक है। तो बात बने कर्म करने से, उपाय करने से आप मजबूत होते हो अपने कर्म के फलों को भोगने के लिए। तो उपाय भी इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटली आपको अवेलेबल करते हैं और फिजिकली अवेलेबल करते हैं, और आप जैसा कर्म करते रहेंगे आपका पूर्व जन्म का प्रारब्ध आपके साथ चलता रहता है। सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।